गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कौन कौन आ गया है ना, सबको अपना अपना नाम लिखेगा रोल नंबर वाइज, है ना। पिछला क्लास में रोल नंबर जो मिला था उसके अकॉर्डिंग कौन कौन बच्चे लाइव हो, है ना, अपना अपना नाम लिखना है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 5 सरफेस केमिस्ट्री, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, पृष्ठ रसायन, है ना, या फिर सतह रसायन भी इसको बोलते हैं, सतह रसायन। हाँ, सबको अपना अपना नाम लिखा है। गोविंद, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मुस्कान। और तुम लोग अपना जो है ना कॉमन नेम नहीं लिखना, IUPAC नेम लिखना, है ना। तुम लोग का जो है ना यूट्यूब में सब कॉमन नेम आता है, तो कोशिश करना है कि केमिस्ट्री में IUPAC नेम लिखेंगे। IUPAC नेम मतलब जो ओरिजिनल नाम है। हाँ, काहे कि हमको समझ में नहीं आता है। अच्छा, चांदनी पटेल, अच्छा चांदनी है, ठीक है, चांदनी को जान रहे हैं हम। और कौन कौन बच्चा जल्दी जुड़ो। आज हम लोग बात करेंगे पृष्ठ रसायन के बारे में, सरफेस केमिस्ट्री, है ना। जितना भी प्री क्रीम पाउडर हम लोग फेस पे लगाते हैं सारा उसी का पार्ट है ना। जल्दी जल्दी सबको अपना अपना नाम लिखोगे। श्रुति गुड इवनिंग, चांदनी गुड इवनिंग, रवि गुड इवनिंग, मुस्कान गुड इवनिंग, गोविंद गुड इवनिंग। कितना बच्चा हो गया टोटल? 6 बच्चा। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना, धीरे धीरे आते रहेगा बच्चा सब। तो सरफेस केमिस्ट्री किसको बोलते हैं हम लोग? तो सिंपली आपको याद रखना है कि फिजिकल केमिस्ट्री का वह ब्रांच जिसमें हम लोग सरफेस फेनोमेनन के बारे में बात करते हैं। सरफेस मतलब पृष्ठीय जो भी घटनाएं होती है ना, जैसे कि समझ सकते हो तुम लोग, जो कैटेलाइसिस प्रोसेस होता है उत्प्रेरक वाला, हम लोग पढ़े अभी केमिकल काइनेटिक्स भी पढ़ रहे थे रासायनिक बलगतिकी में, कि बहुत सारे उत्प्रेरक का काम क्या होता है कि वो रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है, घटा देता है। तो उसमें सरफेस का ही सारा काम होता है, सरफेस का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो उसी चीज़ को हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, है ना। कैटेलाइसिस भी आएगा। अगर इस चैप्टर का अगर बात करें हम लोग, तो ये चैप्टर 3 हिस्सों में बटा हुआ है। चैप्टर का अगर हम लोग बात करें तो चैप्टर मुख्यतः 3 हिस्सों में बटा हुआ है, ठीक। पहला चीज़ में हम लोग क्या बात करेंगे? तो पहला चीज़ हम लोग बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ, यानी प्रकार, है ना, टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन। सॉल्यूशन चैप्टर तुम लोग पढ़े हो? कौन कौन पढ़े हो? कमेंट बॉक्स में बोलो तुम। सॉल्यूशन चैप्टर कौन कौन पढ़े हो? अभिमन्यु, रवि, अच्छा। सॉल्यूशन चैप्टर बिलियन हम लोग पढ़े हैं ना। बिलियन में 2 कंपोनेंट होता है ना, विलय और विलायक, याद है? विलय और विलायक। उसी तरह से यहाँ भी 2 कंपोनेंट के बात आएगा, है ना। एक को हम लोग पहले एडजॉर्प्शन का हिंदी समझ लेते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? अधिशोषण, है ना। बुक में आपको मिल जाएगा ये सारा चीज़। इसको हम लोग थोड़ा सा कट करके समझने की कोशिश करते हैं, हाँ है ना। देखो यहाँ पे सिंपली अगर हम लोग बोले तो सरफेस केमिस्ट्री में हम लोग सरफेस फेनोमेनन के बारे में बात करने वाले हैं। सरफेस केमिस्ट्री में सरफेस फेनोमेनन, सरफेस फेनोमेनन मतलब पृष्ठीय, जिसमें इससे यहाँ लिखा हुआ है ना, देख रहे हो, विसमांगी उत्प्रेरण, विसमांगी उत्प्रेरण, इलेक्ट्रोड का प्रक्रम, है ना, संचारण जिसको हम लोग कोरोजन बोलते हैं, है ना। ये सब सारा घटनाएं हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं। इसके आगे बात करेंगे, हाँ, यही अधिशोषण, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एडजॉर्प्शन। एक अधिशोषण होता है, एक अवशोषण होता है। रसगुल्ला हम लोग खाए ना, रसगुल्ला में रस जो होता है, रसगुल्ला में जो रस होता है वो केवल सरफेस पे नहीं चिपका होता है। इसके बारे में बताया ना, रस केवल सरफेस पे नहीं रहेगा, वो क्या होता है, रस अंदर भी चल जाएगा, नहीं तो दुकानदार को ही हम लोग पीट देंगे। ऐसा करेंगे ना, अगर ऐसा रसगुल्ला दे देगा जिसमें रस अंदर रह भी नहीं करेगा। कोई कोई होता है रस के शौकीन, है ना, बोलेगा कि तुम क्या क्या चीनी का घोल कम डालो, या फिर इस तरह से बोलते हैं ना हम लोग, रसे नहीं डालो, ठग रहे हो हमको। तो वो क्या है? वो अवशोषण है। यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है अधिशोषण। क्या पढ़ना है? अधिशोषण। तो अधिशोषण और अवशोषण में अगर मुख्यतः अगर डिफरेंस बात करेंगे तो क्या होगा? तो अधिशोषण जो फेनोमेनन होता है ये केवल सतह का फेनोमेनन है, सतह का घटना है, और अवशोषण जो होता है वो आपका अंदर और बाहर दोनों पार्ट में आएगा। जैसे इसको समझने की कोशिश कैसे करो, देखो, जैसे मान लो कि ये एक कंपोनेंट है ना, और एक ये भी कंपोनेंट है, और अधिशोषण और अवशोषण, मान लो हम लोग इसका नाम दे दिए ए, इसका नाम दे दिए बी, ठीक। क्या क्या बोल रहे हैं? 2 कंपोनेंट है, ए और बी। लिख लिख के पढ़ाओ, अच्छा, प्रिंटेड से पढ़ाइएगा, प्रिंटेड से पढ़ाएंगे। कोई दिक्कत है प्रिंटेड से पढ़ाने में?
लिख लिख के ही पढ़ा रहे हैं, लिख रहे हैं इसमें, है ना, देखना है। जैसे मान लो इस पे अगर, है ना, कोई भी चीज आके चिपक रहा है, ये इसके केवल आउटर सरफेस में चिपक रहा है, और कुछ मॉलिक्यूल क्या हुआ, आने के बाद इसके अंदर चला गया, तो ये क्या कहलाएगा, ये वाला क्या कहलाता है, तो इसको अवशोषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, अवशोषण। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अधिशोषण। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है? किसको किसको समझ में आ रहा है, जल्दी बताओ। अवशोषण और अधिशोषण में क्या समझ में आया, ये पूरा बल्क पार्ट में होता है, कंप्लीट पार्ट में होगा, ये केवल सरफेस पे होगा, खाली सतह पर होगा। ये बात सबको समझ में आ रहा है? क्या पढ़ने वाले हम लोग इस चैप्टर में, पहला पार्ट में ये पढ़ेंगे हम लोग, अवशोषण अधिशोषण। अधिशोषण के प्रकार पढ़ेंगे, दो तरह का होता है ना, भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा एग्जाम में आता है। हमको एकदम नहीं समझ में आया, तनु को एकदम समझ में नहीं आया। हाँ, बोर्ड पे चले जाते हैं। बोर्ड में जाने के लिए हम लोग, अच्छा पहले कट करना है, क्लोज करना है, 1 मिनट, बोर्ड पे चले जाते हैं। मैंने प्रिंटेड से दिक्कत है अच्छा ठीक है, चलो इसी में आ जाते हैं लोग। हाँ, कौन कौन अभी ज्वाइन किया है, पहले नाम लिखो सब। गौतम सर को बुलाओ। गौतम सर कौन है जी हमको एकदम नहीं। अच्छा देखो क्या क्या बोले हम, एक बोले अधिशोषण, क्या बोल रहे हैं हम, अधिशोषण, और एक बोल रहे हैं हम अवशोषण। पहले ये चीज हम लोग समझ जाएंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अधिशोषण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एडजॉर्प्शन। थोड़ा सा इंग्लिश भी हम लोग को देख ले रहे हैं, कुछ कुछ इंग्लिश जानना है ना, तो दूसरा देश से निकाल देगा, है ना। थोड़ा सा इंग्लिश थोड़ा मोड़ा जानना है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एब्जॉर्प्शन। क्या एक अच्छा रहने, कोई दिक्कत नहीं। एडजॉर्प्शंस और एब्जॉर्प्शंस, ये दोनों में क्या है, अंतर है। तो पहला चीज तो समझना है, ये क्या है, ये सतहीय घटना है, सतह पर होता है, सतह या पृष्ठ पर होने वाली घटना, सतह या पृष्ठ पर होने वाली परिघटना। सतह पर होगा, सतह समझ में आ रहा है। जैसे हम यहाँ मान लो पाउडर लगा के आए, तो पाउडर मेरा अंदर गाल के अंदर नहीं गया, वो गाल पे ही रह गया, तो ये सतह पर हो गया। अगर वही पाउडर अंदर चल जाता गाल के अंदर, तो वो क्या होता, अवशोषण हो जाता है। समझ में आ रहा है? अब समझ में आ रहा थोड़ा मोड़ा। वंस मोर, हमको एकदम नहीं समझ आया, उसके बाद वंस मोर, गौतम सर को बुलाओ, उसके बाद और कमेंट जल्दी बताओ। ये पाउडर लगाने वाला समझ में आया बात, क्या बोले हम, पाउडर या क्रीम जो लगा रहे हैं हम लोग, क्रीम तो मान लीजिए कि थोड़ा सा अंदर जाएगा, लेकिन पूरा बल्क पूरे पार्ट में नहीं जाएगा, थोड़ा सा हल्का फुल्का जा सकता है या नहीं भी जा सकता है। जैसे हम ये बोर्ड पे लिख रहे हैं, ये बोर्ड क्या हो गया, बोर्ड पे लिख रहे हैं, तो ये वाला अधिशोषण क्या अंदर चला गया, पूरा अंदर चला गया, कि इसके सरफेस पे लिख रहे हैं हम लोग, ये बताओ, कमेंट करके जल्दी बताओ तो। ये सर समझ गए, अच्छा। और किसी को समझ में आ गया, लिखना है ना। और किसको किसको समझ में आया, ये अधिशोषण किसको समझ में आ गया, ये केवल सतही फेनोमेनन है ना। जैसे बहुत दिन तक अगर हम लोग क्लास में जब नहीं जाते हैं, है ना, तो क्लास में देखते हो ऊपर धूल चिपक जाता है, देखो ये चीज कि नहीं देखो, हाँ, बेंच पर, डेस्क पर, घर में, कॉपी किताब भी तुम लोग का तो धूले फाकते रहता है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ना, अगर किताब को भी खोलोगे नहीं तो उस पर धूल बैठ ही जाता है ना। तो सिंपल सा चीज़ वही चीज़ है, समझ में आ गया सर। ताना नहीं मार रहे हैं हम, ऐसे नहीं बोलना है, ताना नहीं मार रहे हैं, ये सब समझ गए। अच्छा, अब लग रहा है सर को समझ में आ गया। ये सतह पर होने वाला फेनोमेनन है, और ये वाला जो होता है, ये रसगुल्ला वाला एग्जाम्पल है। रसगुल्ला वाला एग्जाम्पल मतलब रस जो है वो केवल ऊपर वाले सरफेस पे नहीं हुआ, वो रस पूरे अंदर वाले भाग पे चला गया। क्लियर बात समझ में आ रहा है? दोनों में अंतर आएगा तो लिख लोगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शंस और एडजॉर्प्शंस। बी का मतलब बल्क समझ लेना, बल्क मतलब हिंदी में इसको अगर बोलते हैं तो अस्थूल बोलते हैं, अस्थूल बल्क मतलब अस्थूल, अस्थूल मतलब जो सारे पार्ट पे चले जाए, है ना। समझ में आया? क्लियर? ये सब समझ में आ गया, आगे बढ़े। चलो,
अधिशोषण और अवशोषण, इसके अलावा भी एक चीज होता है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जॉर्प्शन बोलते हैं, उसको हिंदी में शोषण शायद बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, शोषण। नेक्स्ट पार्ट में उसको देख लेते हैं हम लोग। एड जॉर्प्शन, अच्छा एक होता है ना, शोषण, ये किसको बोलेंगे, जॉर्प्शन किसको बोलेंगे। तो बहुत सारा इस तरह का परिघटना भी होता है जिसमें अवशोषण और अधिशोषण दोनों होता है। क्या बोलेंगे हम, बोलो। शोषण किसको बोलेंगे, बोलना है, वही घर पे ही बैठे बैठे बोलना है, हम सुन लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, घर पे बैठे बैठे बोलना है, जिसमें दोनों चीज हो, क्या क्या हो, एब्जॉर्प्शन भी हो, माने अधिशोषण भी हो रहा है, एब्जॉर्प्शन का हिंदी नाम हो गया, ये तो अवशोषण हो गया, डी वाला अधिशोषण, जिसमें एब्जॉर्प्शंस प्लस एडजॉर्प्शन। अगर ये दोनों फेनोमेनन होता है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अधिशोषण। तो उस परिघटना को क्या बोलते हैं, जॉर्प्शन बोलते हैं। ये दोनों चीज अगर हो रहा है, एब्जॉर्प्शंस एडजॉर्प्शंस दोनों हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, शोषण। एक होता है डीजॉर्प्शन, है ना, थोड़ा सा इंग्लिश में लिख रहा हूं इसको, है ना। डीजॉर्प्शन में क्या हुआ, डीई का मतलब, अगर कभी भी कोई वर्ड डी से स्टार्ट होता है तो हम लोग बोलते हैं केमिस्ट्री में कि इसका मतलब होता है रिमूवल, है ना। क्या होता है इसका मतलब, रिमूवल। डिजॉर्प्शंस का मतलब सिंपली समझना क्या है, मिस्टर रवि सिंह डिफिनेशन है सर, सर डिफिनेशन भी लिखिए, डिफिनेशन सारा नोट्स भेजा गया है ना आपको, नोट्स में देख लेना है, वही सारा चीज़ है, नोट्स वाला चीज़ ही बता रहे हैं हम। नहीं होता है तो आप क्या करो, पीडीएफ खोल लो और उसको देखो, वहाँ पे जो जो चीज़ समझ में नहीं आ रहा डायरेक्ट पूछ लेना वहीं से। नोट्स सारा भेजा हुआ है, उसको एक बार पढ़ोगे, हम खाली यहाँ पे एक्सप्लेन कर देते हैं, नोट्स भेजा हुआ है, नोट्स में देख लेना। डिजॉर्प्शंस किसको बोलेंगे, तो डी का मतलब होता है रिमूवल, डी का मतलब क्या होता है, रिमूवल, यानी इसमें रिमूवल होता है किस चीज का, जो सब्सटेंस यहाँ पे सरफेस पे चिपका है, रिमूवल ऑफ स्टिकिंग मटेरियल, तो इसी का हम लोग आगे एक नाम बोलते हैं, जो चिपका है, जो पदार्थ चिपका हुआ है उसका अगर रिमूवल हो गया तो उसी को क्या बोलते हैं, डिजॉर्प्शंस। तो जैसे विलियन चैप्टर में विलय और विलायक होता है ना, विलियन चैप्टर में क्या होता है, एक विलय होता है और एक तो विलायक होता है, यहाँ पे भी वो चीज़ है ना। जैसे हम लोग विलियन चैप्टर पढ़े हैं, तो विलियन में दो कंपोनेंट होता है, हम लोग को पढ़े हैं ना, एक विलय होता है और एक विलायक होता है। विलायक देखो क्या लिख दिए हम, है ना, गड़बड़ लिख दिए हैं, तो तुम लोग चिल्ला गए यहाँ पे, नहीं है, कमेंट करना है ना, चिल्लाना नहीं है, कमेंट करेंगे। डिफिनेशन है सर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बिलियन में दो कंपोनेंट होता है, एक विलय और विलायक। ये क्या होता है, ये कम क्वांटिटी वाला होता है, ये ज़्यादा क्वांटिटी वाला होता है ना। या विलय जिसमें घुलता है उसको विलय जिसमें घुलता है वो विलायक कहलाता है, विलय कम क्वांटिटी में जो घुलता है, जैसे चीनी पानी में घुला तो चीनी विलय, पानी क्या विलायक। उसी तरह से अधिशोषण, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बोलो कमेंट बॉक्स में लिखो, अधिशोषण को इंग्लिश में क्या बोले थे हम, अधिशोषण को इंग्लिश में मैंने क्या बोला था, कमेंट बॉक्स में बोलना है। अधिशोषण कैसा फेनोमेनन है, सतहीय या बल्क, सारे भाग में उठता है या केवल पृष्ठ पर होगा, पता जल्दी। तो अधिशोषण ये कमेंट बॉक्स में बताना हमको, जो क्लास, हाँ एडजॉर्प्शन, वेरी गुड तनु को समझ में आ गया। सीखा प्रेजेंट सर, हाँ सीखा प्रेजेंट, अभी तुम आई ना, ठीक है। हाँ दीप्ति एडजॉर्प्शंस सरफेस, वेरी गुड। हाँ अधिशोषण कैसा है, सरफेस फेनोमेनन, जो सरफेस पे है ना, जैसे तेल अभी लगा के आए हम, है ना, पूरा हाथ पूरा वाइट हो गया था, तेल लगाए सरफेस पे लगाए ना, देखो ठीक लग रहा है, थोड़ा मोड़ा है ना, चमक आ रहा है काले, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, उतना भी काले नहीं है। चलो देखो यहाँ अधिशोषण है ना, अधिशोषण किससे बना, दो है ना, इसमें भी दो को होगा, एक को क्या बोलेंगे हम लोग, अधिशोष्य, क्या बोलेंगे, अधिशोष्य, और एक को बोलेंगे अधिशोषक। अब इसका एग्जाम्पल तुम लोग अभी बताओगे, हम जो पूछ रहे हैं उसमें से, जैसे हम बोर्ड पे लिख रहे हैं, बोर्ड पे लिख रहे हैं, ये इंक क्या है, अधिशोष्य है या अधिशोषक है,
इसको अगर इंग्लिश में बोले हम, इसको बोलते हैं एडजॉर्बेट और इसको बोलते हैं एडजॉर्बेंट। नाम से देखो मैच कर रहा है, नाम अगर थोड़ा बड़ा इंग्लिश आता है ना तो यूज हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में बोलो? इसको बोलते हैं सॉल्वेंट और इसको बोलते हैं एडजॉर्बेंट। दोनों में ई एन टी मिक्स कर रहा है देखो। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सॉल्यूट, लास्ट में टी, लास्ट में टी। ऐसे सर मिला दिए है ना, मिला दिए ना। हाँ, कोई पीडीएफ लगा लेगा मेरे पास, नोट्स है। अच्छा, तू बेचो वहाँ है ना अधिशोषण क्या बोलेंगे हम लोग? अधिशोषण समझ में आ रहा है? एक होता है अधिशोष्य, एक होता है अधिशोषक। अधिशोषक किसको बोलेंगे? ये जस्ट लाइक विलय है और ये जस्ट लाइक विलायक। इतना तो समझ में आ गया। तो हम पूछ रहे थे कि जिस पे चिपकता है उसे एडजॉर्बमेंट कहते हैं। वेरी गुड, हाँ ठीक है। तुम कॉमन नेम अपना जो पहले चेक, तुम अपना नाम बताओ तो। असलियन स्टूडेंट, असली स्टूडेंट जो है अपना कॉमन नेम नहीं बताना, अपना IUPAC नेम बताना है हमको। कौन है? नाम बताओ, जल्दी बताना है। अधिशोष्य एडजॉर्बेट, अधिशोषक एडजॉर्बेंट। ये कहानी समझ में आ रहा है? जस्ट उसी तरह से। इसके बाद इतना दूर समझ में आ गया सबको? इतना दूर समझ में आ गया तो हम आगे बढ़ेंगे। इतना दूर समझ में आया सबको क्या कहानी है? हम लोग क्या क्या चीज देख लिए? अधिशोषण देख लिए। अधिशोषण क्या है? किसी भी बाहरी, किसी भी अधिशोषक वाले सतह पे अधिशोष्य का चिपकना, इसको हम बोल देंगे अधिशोषण। सिंपल सा चीज, किसी भी अधिशोषक वाले पदार्थ पे अधिशोष्य का आकर चिपकना या उसकी सांद्रता का बढ़ना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? अधिशोषण कहते हैं। ये समझ में आ गया? इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? द एक्यूमुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीसीज ऑन द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन। समझ में आ रहा है? एक्यूमुलेशन करने का मतलब संचित होना, जमा होना। जैसे अगर बहुत दिन तक गर्मी का छुट्टी में स्कूल वगैरह बंद हो गया या कोचिंग वगैरह बंद हो जाता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? उसमें धूल आके चिपक जाते हैं। तो धूल का उस सरफेस पे चिपकना, ये क्या कहलाएगा? एडजॉर्प्शन कहता है। वो कोई केमिकल बॉन्ड नहीं बनाया वहाँ पे कि उस धूल को हटाने के लिए हम लोग को बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है। सिर्फ क्या करना है? कपड़ा उठाना है, बाल्टी में डालना है, पोंछ देना है, सारा का सारा मटेरियल बाहर। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 850 का मंगाए हैं सर जी, इस पे चिपकता है हेलो सर, आयुष। अच्छा आयुष, हेलो। हाँ हाय आयुष, हेलो। वो ठीक है। ये सब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। यहाँ तक सबको क्लियर है ना? हम लोग क्या क्या पढ़ लिए? अधिशोषण, अवशोषण, शोषण और एक डिजॉर्प्शन। क्या बोलेंगे? डिजॉर्प्शन। डिजॉर्प्शन, डिजॉर्प्शन किसको बोलेंगे? जल्दी बताओ, कौन बता सकता है? डिजॉर्प्शन किसको बोलेंगे हम लोग? डिजॉर्प्शंस बताएगा है ना? किसको बोलेंगे डिजॉर्प्शंस? जल्दी बताओ, जल्दी, फास्ट। डिजॉर्प्शंस, डिजॉर्प्शंस को हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? विशोषण बोलते हैं। डिजॉर्प्शंस को हिंदी में क्या बोलते हैं बाबू? बच्चा लोग जल्दी बताओ, डिजॉर्प्शंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? विशोषण बोलते हैं। तो विशोषण में क्या होता है? तो अधिशोष्य वाले जो पदार्थ होते हैं जो आके चिपकते हैं उनका बाहर निकलना। अधिशोष्य पदार्थ का अधिशोषक की सतह से बाहर निकलना, अधिशोषक की सतह से बाहर निकलना ही क्या कहलाता है? सतह से बाहर निकलना क्या कहलाता है? विशोषण कहलाता है ना? सिंपल सा चीज है। ये सबको समझ में आ गया? कमेंट करना यस और नो। सबको समझ में आ गया? हाँ, ऑपोजिट ऑफ एडजॉर्प्शन बोल सकते हो। वेरी गुड विपिन, वेरी गुड। ऑपोजिट ऑफ एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन में आके अधिशोष्य के मॉलिक्यूल आके चिपक रहे थे और इसमें क्या है? निकल रहा है। हम बताएं डी का मतलब ही होता है रिमूवल। डी का मतलब आपको याद रखना है रिमूवल, है ना? डी का मतलब रिमूवल। चलिए नेक्स्ट पेज में आते हैं हम लोग। अब अधिशोषण जो होता है वो कितने प्रकार के होते हैं, है ना? अगर हम बोले कि अधिशोषण, अधिशोषण कितने प्रकार के होते हैं, तो अधिशोषण कितने प्रकार का होता है? अधिशोषण कितना प्रकार का?
इसको थोड़ा सा ऐसे कर दिया हम, है ना, ले इसको इरेजर क्लीन ऑल कर देते हैं। क्या बोल रहे हैं हम? अधिशोषण कितने प्रकार के होते हैं? तो आपको याद रखना 2 प्रकार का, और यहीं से मेन क्वेश्चन बनता है, यहीं से मेन क्वेश्चन बनेगा। पहला जो बनता है, पहला हम लोग जो बोलते हैं इसको बोलते हैं भौतिक अधिशोषण। कौन सा? भौतिक अधिशोषण। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? तो इंग्लिश में बोलेंगे फिजिकल एडजॉर्प्शंस, फिजिकल एडजॉर्प्शन। और दूसरा क्या होगा? तो भौतिक का उल्टा क्या होता है? फिजिक्स का उल्टा केमिस्ट्री नहीं, मेन सब्जेक्ट दोनों, रासायनिक अधिशोषण। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? केमिकल एडजॉर्प्शंस। ये सबको समझ में आया? इतना दूर समझ में आ रहा है? इतना दूर सबको समझ में आ रहा है? अधिशोषण कितने प्रकार के बताना है? अधिशोषण कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। पहला कौन सा? भौतिक। दूसरा कौन सा? रासायनिक। अब भौतिक अधिशोषण किसको बोलेंगे, रासायनिक अधिशोषण किसको बोलेंगे? तो नाम से ही पता चल रहा है इसमें क्या होगा, इसमें जो एडजॉर्बेट का मॉलिक्यूल आके चिपकेगा वो बस एक वांडर वाल फोर्स से चिपकता है। मतलब इसके बीच, मतलब इसमें एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में लगने वाला एट्रैक्शन फोर्स जो होता है वो बहुत कमजोर होता है। क्या बोलेंगे बोलो? कौन सा बल लगेगा? वांडर वाल बल, है ना। तो वांडर वाल बल के बारे में बताए थे। क्या बताए थे? ये जो होता है बहुत वीकर फोर्स होता है ना। तो जब इसमें जैसे हम बना रहे हैं ना, जैसे मान लो ये एक सरफेस है ना, ये एक सरफेस है, इस पे कोई गैस आके चिपक रहा है, गैस आके चिपक रहा है या धूल ही आके चिपक रहा है, तो इसमें जो लगने वाला बल होगा वो कौन सा होगा? वांडर वाल बल होगा, वांडर वाल फोर्स। ये सबको समझ में आ रहा है? और वांडर वाल बल कैसा होता है बाबू बताओ? वांडर वाल बल कैसा होता है? कमजोर या मजबूत, स्ट्रांग या वीक? और वांडर वाल बल जो होता है, वांडर वाल जो फोर्स होता है वो किस में पाया जाता है ये भी बताना है। जिस बच्चे को आइडिया थोड़ा सा बताना है। वीक फोर्स होता है, हाँ। किसके किसके बीच पाया जाता है? सॉलिड सॉलिड के बीच में, लिक्विड लिक्विड के बीच में, या गैसेस गैसेस के बीच में? जल्दी बताना है, कमेंट करके जल्दी बताना है। वीक होता है। वेरी गुड, दीप्ति का आंसर आ गया। ये एफ गुरु ऑफिशियल कौन है? अपना नाम कमेंट बॉक्स में लिखना है ना। कमजोर होता है चंदन, वेरी गुड, कमजोर होता है, गैस में होता है, वेरी गुड। जितने भी गैसेस मॉलिक्यूल हमारे आसपास हैं उसमें जो बल लगने वाला होता है वो कौन सा है? वांडर वाल फोर्स। आपको याद रखना है कौन सा बल? वांडर वाल फोर्स। तो वांडर वाल फोर्स है, तो अगर इससे गैस का मॉलिक्यूल अगर चिपक रहा है ना, तो इसकी एनर्जी भी जो होती है वो कम रिलीज होता है ना। इसका एनर्जी हम लोग बोलते हैं 20 से 40 किलो जूल एनर्जी यहाँ से रिलीज होता है जब वो आके चिपकता है। अच्छा, चिपकेगा, मान लो ये गैस का मॉलिक्यूल जो इधर उधर घूम रहा था, है ना, ये आके बैठ गया। जैसे हम लोग ना, टीचर आए क्लासरूम में, सब बच्चा इधर उधर घूम रहा है, टीचर आया तो क्या होता है? टीचर बैठ गया, टीचर नहीं बैठे, मैंने बच्चा बैठ गया तो बच्चा बैठ गया तो रैंडमनेस जो हुआ वो घटा कि बढ़ा? मतलब अव्यवस्थाएं जो है वो बढ़ा या घटा, बताना है उसको। जब बच्चे इधर उधर घूम रहे थे तब अव्यवस्था ज़्यादा थी, या जब बच्चे क्लासरूम में एकदम शांति से बैठ गए तब ज़्यादा अच्छा व्यवस्था है? कौन वाला अच्छा व्यवस्था बताना जल्दी हमको। हाँ, अच्छा, किलोग्राम जूल, किलोग्राम जूल नहीं, ठीक है, किलो जूल पर मोल, ठीक है, किलो जूल है, ये जूल है, जूल जे, किलो जूल पर मोल। हाँ, हम क्या पूछ रहे थे? क्लास में अगर टीचर आए तो क्या सिस्टमेटिक ढंग से बच्चे बैठ जाते हैं ना, तो यानी रैंडमनेस जो होता है वो घट जाता है। इसी को हम लोग क्या एक टर्म बोलते हैं, इंट्रोपी बोलते हैं, जिसको किससे दिखाते हैं हम लोग? डेल्टा एस से दिखाते हैं। डेल्टा एस किस चीज़ को मेजर करता है? ये किस चीज़ को मेजर करता है बताओ जल्दी, किसी को पता है तो बताना है। ये मेजर करता है डिसऑर्डरनेस को, रैंडमनेस को मेजर करता है। तो यहाँ पे डेल्टा एस का वैल्यू क्या होगा? अगर गैस का मॉलिक्यूल जो इधर उधर घूम रहा था ये आके किसी सतह पे आके चिपक गया तो यहाँ पे
ऑर्डर्ड एक ऑर्डर वे में हो गया तो इंट्रोपी घट गया, इसको क्या बोलते हैं, इंट्रोपी घटना है। और इंट्रोपी जब घटता है तो उसमें क्या होगा, साइन आपको याद रखना है नेगेटिव। तो ये क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव में आ सकता है आपका, है ना, कि जो अधिशोषण वाला जो प्रक्रिया होता है, इस अधिशोषण की प्रक्रिया में डेल्टा एस का जो सिंबल होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो आपको याद रखना नेगेटिव। डेल्टा एच का वैल्यू भी क्या होगा, तो डेल्टा एच का वैल्यू भी नेगेटिव होगा। डेल्टा एच का वैल्यू भी नेगेटिव होगा। क्यों, क्योंकि जब कभी भी ये मॉलिक्यूल जो गतिज ऊर्जा के साथ कुछ घूम रहा था, जैसे ही इसके साथ आके चिपका, इसकी अस्थायित्व बढ़ गई, और अस्थायित्व बढ़ने से, स्टेबिलिटी बढ़ने से एनर्जी क्या होता है, कम हो जाता है। तो यानी एनर्जी वो रिलीज करेगा, और कभी भी प्रोसेस में एनर्जी रिलीज करता है तो डेल्टा एच का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, उष्मा छेपी हुआ, उष्मा शोषी। चलिए बताओ, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हुई, रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद अगर वहाँ से एनर्जी निकलता है तो उस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक बोलते हैं या इंडोथर्मिक बोलते हैं, इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और उसमें डेल्टा एच का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, जल्दी बताओ, जल्दी से बताना है, ठीक है। तो ऐसे आपको याद रखना है, डेल्टा एच का वैल्यू भी नेगेटिव, और हम लोग का डेल्टा एस का वैल्यू भी क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। तो अधिशोषण किस प्रकार की प्रक्रिया है, जब डेल्टा एच नेगेटिव, डेल्टा एस नेगेटिव, तो हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे, याद होगा, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, है ना, ये फॉर्मूला होता है। तो जब ये नेगेटिव तो ओवरऑल डेल्टा जी भी क्या होता है, नेगेटिव। तो आपसे पूछा जाएगा कि अधिशोषण किस प्रकार की प्रक्रिया है, तो यह एक स्वतः प्रक्रिया है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस बोलेंगे, बोलिए, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, उष्मा छेपी, वेरी गुड, नेगेटिव, डेल्टा एच का वैल्यू नेगेटिव। ये क्लियर हो गया। तो भौतिक अधिशोषण में और रासायनिक अधिशोषण दोनों ही केसेस में आपका डेल्टा एच का वैल्यू नेगेटिव, डेल्टा एस का वैल्यू नेगेटिव। लेकिन यहाँ पे एनर्जी जो ये 20 से 40 किलो जूल ऊर्जा रिलीज हो रहा है, उस केस में बढ़ जाता है। इसमें माना जाता है कि 80 से 240, अलग अलग बुक में अलग अलग लिखा है, लेकिन एनसीईआरटी को फॉलो करना है, 80 से 240 किलो जूल पर मोल यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगा। इसमें जैसे वांडरवाल बल लग रहा है, इसमें वांडरवाल बल नहीं लगेगा। इसमें कौन सा बल लगेगा, इसमें कोई केमिकल बॉन्ड लगेगा। केमिकल बॉन्ड करने का मतलब वो हो सकता है कोवेलेंट बॉन्ड, हो सकता है आयनिक बॉन्ड, हो, है ना, जैसे मेटल ऑक्साइड बन गया, मेटल ऑक्साइड बन गया, है ना। जैसे ये मान लीजिए हम लोग का आयरन का मेटल, आयरन का ये सीट है, ये कौन सा है, आयरन, यानी लोहा है। और इस लोहे पे जो ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में इस तरह से घूम रहा है, ये सब अगर आके चिपक गया, यहाँ पे इस तरह से आके चिपक रहा है, तो ये आयरन और ऑक्सीजन जब आपस में मिलता है तो हम लोग पढ़े ना, एक रिएक्शन होगा यहाँ पे, भले स्लो रिएक्शन होता है, लेकिन ये कुछ बनेगा, इस तरह से बनेगा, या फिर ये बन सकता है, ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है। तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड है, केमिकल बॉन्ड है। ये एक फिजिकल एडजॉर्प्शन नहीं हुआ, ये कौन सा हुआ, ये केमिकल एडजॉर्प्शन होगा, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो इस अधिशोषण को क्या बोलेंगे, रासायनिक अधिशोषण। क्या बोलेंगे, रासायनिक अधिशोषण। विपिन का आंसर आ रहा है, इन केमिकल एडजॉर्प्शन एडजॉर्ब मटेरियल इज हेल्ड टुगेदर बाय केमिकल बॉन्ड, वेरी गुड। इट इज अ स्ट्रॉन्गर एंड यूनिलेयर, वेरी गुड। और उसमें क्या होगा, मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर बनेगा। इसमें यूनिलेयर ही बनेगा, क्योंकि एक बार अगर बॉन्ड बन गया, एक बार बॉन्ड बनने के बाद फिर से दूसरा मॉलिक्यूल के लिए जगह ही नहीं बचेगा, इसकी वैलेंसी ही नहीं बचेगी कि ये दूसरे के साथ रिएक्शन कर जाए, है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बात। तो ये बनाता है यूनिमॉलिक्यूलर लेयर। कौन बताना है, कौन बनाएगा, फिजिकल या केमिकल, कौन बनाएगा यूनिमॉलिक्यूलर लेयर, कौन बनाएगा, बताना है हमको, अभी बताएं हम। फिजिकल एडजॉर्प्शन यानी भौतिक अधिशोषण में होगा, या केमिकल एडजॉर्प्शन में होगा, केमिकल वाला होगा, वेरी गुड। ये समझ में आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है क्या कहानी बताया जा रहा है। जल्दी बताना है, कमेंट करके बताना है, सबको समझ में आ रहा है, इतना दूर समझ में आया सबको। भौतिक और रासायनिक अधिशोषण में क्या अंतर है, ये सबको समझ में आ रहा है। वंस मोर सर जी, तनु, वेरी गुड, वंस मोर, एक बार और बताते हैं। सिंपल सा समझना है। पीछे का स्लाइड में अगर हम लोग जाएं तो पीछे का स्लाइड में आपको कुछ बताया गया था कि भौतिक अधिशोषण जो होता है, इसमें भी आके एडजॉर्बेट यानी अधिशोष्य का पार्टिकल, अधिशोष्य का कण अधिशोषक पे आके चिपकेगा। लेकिन इस पे जब चिपकेगा, तो जैसे हम फूंक मार रहे हैं, फूंक रहे हैं इस पे, तो ये हमारे माउथ से या जो भी यहाँ डस्ट पार्टिकल, ये आके चिपका यहाँ पे, तो चिपका, तो ये परमानेंटली नहीं चिपका, इसको हम ऐसे करेंगे तो ये हट जाएगा।
तो जब ये हट गया मतलब जो डस्ट का पार्टिकल या जो एयर का पार्टिकल यहाँ पे आके चिपका हुआ था वो बहुत स्ट्रांगली नहीं जुड़ा हुआ था, वो बहुत वीकली जुड़ा हुआ था, तो उसको हम लोग आसानी से हटा सकते हैं। तो दैट इज द फिजिकल। केमिकल को हटाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, केमिकल रिएक्शन अगर हो गया तो उसको थोड़ा सा सेपरेट कर पाना डिफिकल्ट होता है। एक बार समराइज कर दीजिए। ओके ठीक है, समराइज कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, किसी किसी को समझ में आ गया है, एक बार समराइज कर देंगे। तो आपको याद रखना है भौतिक अधिशोषण में कोई केमिकल बॉन्ड नहीं बनता है, इसमें कौन सा कोई केमिकल फोर्स नहीं रहेगा, वान डेर वाल फोर्स रहेगा। सिंपली बोलना है वान डेर वाल फोर्स। इसमें कोई केमिकल बॉन्ड होगा वो शायद कोवेलेंट हो सकता है, आयनिक हो सकता है ना, यानी स्ट्रॉन्गर फोर्स होगा। स्ट्रॉन्गर फोर्स होगा तो इसमें अगर कोई मॉलिक्यूल आके चिपक रहा है तो चिपकने के बाद इसका जो एनर्जी रिलीज होता है वो बहुत कम होता है इसके कंपैरिजन में। इसमें कितना बोले हम, 20 से 40 किलो जूल। इसको आपको डिटेल में सारा नोट्स में दिया गया है, हम खाली एक्सप्लेन कर रहे हैं, पॉइंट बाय पॉइंट आपको वहाँ पे लिखा हुआ है, उस चीज़ को आप देख लेना। इसमें क्या बोले हम, इसी का एक डायग्राम बनाए थे यहाँ पे। ये हम बताएं कि ये आयरन का एक लोहे का सीट है, इस लोहे के सीट पे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल, ये सब किसके मॉलिक्यूल है, हम बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है। तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल इस लोहे पे आके चिपक रहा है, तो ये कोई वान डेर वाल फोर्स नहीं है, ये डायरेक्ट आके वहाँ पे रिएक्शन कर रहा है। तो जब रिएक्शन कर रहा है तो यहाँ से जो एनर्जी जब इसको हटाना होगा या जब ये जुड़ेगा तो 80 से 240 किलो जूल पर मोल रिलीज करेगा। हम लोग पढ़े ना कि जो स्पीसीज जितना ज़्यादा एनर्जी रिलीज करता है, ऊर्जा जितना ज़्यादा वो रिलीज करेगा, छोड़ेगा, वो मॉलिक्यूल उतना ज़्यादा स्टेबल होता है। अरे पढ़े हो कि नहीं पढ़े, बताया ना, लेस एनर्जी मोर स्टेबल, मोर एनर्जी लेस स्टेबल, सिंपल सी चीज़ है। अगर किसी का एनर्जी ज़्यादा है स्टेबिलिटी कम होगा, किसी का एनर्जी कम है तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। तो भौतिक अधिशोषण में स्टेबिलिटी कम है, रासायनिक अधिशोषण में स्टेबिलिटी ज़्यादा मॉलिक्यूल को मिलता है। ठीक है, ये कैसा मॉलिक्यूलर लेयर बनाएगा, यूनी मॉलिक्यूलर लेयर, लेकिन फिजिकल एडजॉर्प्शन नहीं है। हाँ, हालांकि उसमें भी अगर हम बात करें, अगर भौतिक अधिशोषण का भी अगर बात करेंगे तो भौतिक अधिशोषण में भी गैसेस के मॉलिक्यूल आके चिपकेंगे, यहाँ पे आके चिपकेंगे। कुछ कुछ जगह हो सकता है खाली होगा तो फिर चिपकेंगे आके इस जगह पे, लेकिन एक इसके ऊपर भी लेयर बन सकता है, इसके ऊपर भी लेयर बन सकता है, लेकिन धीरे धीरे ये लेयर भी कमजोर पड़ता जाएगा। यहाँ पे चूंकि दूसरा सतह है और इस सतह के बीच में जितना आकर्षण बल होगा, हमको ये बताओ, जैसे मान लो कि ये एक लेयर वाला पार्टिकल है और एक ये लेयर वाला पार्टिकल है, इसको हम नाम दे दे रहे हैं ए और इसको नाम दे दे रहे हैं बी, और एक लेयर बना देते हैं, चलो और एक लेयर बना दिए, एक नाम दिए सी। अब हमको बताना ए बी सी में सबसे स्ट्रांगली कौन जुड़ा हुआ होगा, और बताना है। हाँ, इतना दूर समझ में आ गया। अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक भी बता देंगे, वही सब चल रहा है, ये कारक ही सारा एक तरह का समझो तो ये कारक ही चल रहा है, उसको भी उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। हमको अभी ये क्वेश्चन बताओ, ए बी और सी में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर कौन जुड़ा होगा। अच्छा, आंसर आ रहा है, एक का ए आ गया, तनु का भी आंसर ए आ गया, हाँ चांदनी का भी आंसर आ गया, श्रुति का भी आंसर आ गया, चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सबका आंसर सही है ना, तो लोग बहुत अच्छा कर रहे हो, वेरी गुड। अच्छा, यहाँ पे ए क्यों स्ट्रॉन्गर है तो क्या रीजन बोलेंगे, तो बोलेंगे यहाँ पे दो अलग अलग लेयर है, दो अलग अलग लेयर है, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, लेकिन ये दोनों सिमिलर लेयर है, तो सिमिलर लेयर में हो सकता है रिपल्सन भी होगा, प्रतिकर्षण बल भी वहाँ पे हो सकता है, तो इसलिए वहाँ पे ज़्यादा अधिशोषण नहीं होता। लेकिन ये बनाएगा कैसे, अगर ये भौतिक अधिशोषण है, अगर ये भौतिक अधिशोषण है तो आपको याद रखना है इसमें यूनी मॉलिक्यूलर लेयर नहीं होगा, इसमें मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर बनता है। मल्टी मॉलिक्यूलर को हिंदी में क्या बोलेंगे, तो बहु अरे बहु मने वो वाला बहु नहीं बहु मने हाँ बहुत सारे वाले, बहु आणविक है ना, बहु आणविक परत बनेगा। अभी बहू बेटी का ये सब का बहुत सीजन चल रहा है ना, शादी ब्याह है ना, इसीलिए सबको बहू वो समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये समझ में आया। अच्छा, अगर ताप के बारे में बात करें हम लोग, तो ताप का भी यहाँ पे रोल होता है। भौतिक अधिशोषण में अगर ताप बोलेंगे हम लोग, ताप बढ़ाने पे क्या होगा, तो ताप बढ़ाने पे वो घटता है, लेकिन ये क्या होता है शुरू में बढ़ता है फिर घटता है। मतलब इसका अगर हम दोनों का ग्राफ बनाएं तो
तो इसका ग्राफ जो होगा, अधिशोषण का अगर ग्राफ बनाते हैं, अधिशोषण है और इधर पे टेम्परेचर है, तो ग्राफ कुछ इस तरह से बढ़ेगा। मतलब टेम्परेचर के बढ़ने के साथ, टेम्परेचर के बढ़ने के साथ अधिशोषण यहाँ पे, अच्छा ये ग्राफ थोड़ा लगभग थोड़ा बन गया, यहाँ पे ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। इसको मिटाते हैं हम। इसमें ग्राफ कुछ इस तरह से होगा, मतलब अधिशोषण जो होगा टेम्परेचर के बढ़ने के साथ घटेगा, नेगेटिव स्लोप में जाएगा। अच्छा ऐसा क्यों होगा भौतिक अधिशोषण में? ये भौतिक अधिशोषण का ग्राफ है। ऐसा क्यों होगा हमको एक बताना है। जबकि केमिकल में क्या होता है कि अधिशोषण जो होता है और टेम्परेचर का जब ग्राफ बनाते हैं तो शुरू में ऐसे होता है, फिर ये घटने लगता है, ऐसे होता है। ये दोनों ग्राफ ऐसा ऐसा क्यों हुआ हमको बताना है। इसमें टेम्परेचर के साथ शुरू में बढ़ा लेकिन फिर घट गया। तो इसका कहानी होता है क्या, जैसे आपको बताया गया एक्टिवेशन एनर्जी का कहानी हम लोग पढ़े हैं, रासायनिक बल गतिकी में पढ़े ना, सक्रियण ऊर्जा। पहले थ्योरी बता दीजिए ग्राफ का। अच्छा ठीक है, फिजिकल में ढेर सारा लेयर और केमिकल में एक लेयर। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा आंसर दे रहे हो तुम। देखो इसमें कहानी क्या आता है, इसमें कंसेप्ट क्या होता है कि इसमें एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होता है। हम लोग पढ़े ना कि सक्रियण ऊर्जा, पढ़े हो? सक्रियण ऊर्जा के बारे में बात किए थे हम लोग। सक्रियण ऊर्जा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सक्रियण ऊर्जा को बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो शुरू में इसको केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए कुछ सक्रियण ऊर्जा की जरूरत चाहिए, है ना, सक्रियण ऊर्जा चाहिए होता है। तो इसीलिए इसमें टेम्परेचर बढ़ाने से शुरू में बढ़ा लेकिन बाद में घट गया। बाद में क्यों घटा? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से गतिज ऊर्जा क्या होता है, मॉलिक्यूल का बढ़ जाता है, और गतिज ऊर्जा बढ़ेगा तो जो चिपका वो भाग जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये कहानी, ये इतना दूर समझ में आया कि नहीं आया? इतना दूर समझ में आया? इसका टेम्परेचर बढ़ाने से घट जाएगा क्योंकि इसमें मॉलिक्यूल जो चिपका हुआ उसका गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगा, लेकिन इसमें शुरू में बढ़ेगा फिर घटेगा, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। क्यों घटेगा? क्योंकि इस मॉलिक्यूल का शुरू में एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए केमिकल बॉन्ड को बनाने के लिए, रासायनिक बंधन को बनाने के लिए, उसके बाद ये घट जाता है। इतना चीज़ क्लियर है? इसीलिए बोलते हैं इसमें उच्च एक्टिवेशन एनर्जी का जरूरत होता है, इसमें कम एक्टिवेशन एनर्जी का जरूरत होता है। ये चीज़ आपको याद रखना है। अब इसके बाद अगर हम लोग अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक पर चलते हैं, चलो, है ना, अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक। और इसको चलने से पहले हम लोग जितना चीज़ पढ़े हैं उसको, उसमें से अगर किसी को डाउट है तो हमको बोलना है कि सर हमको ये वाला पार्ट समझ में नहीं आया, यहाँ पे ये वाला दिक्कत है, तो उसको हम फिर से बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। किसको किसको समझ में आ गया, किसको किसको दिक्कत कहाँ पे, बताना हमको जल्दी से। बाकी इसका सारा डिटेल नोट्स आपके मोबाइल पे गया हुआ है। नोट्स अगर है तो नोट्स से भी पढ़ के बताओ, कहीं अगर कोई दिक्कत समझने में है तो। यहाँ तक किसको किसको समझने में दिक्कत है, बताना जल्दी से। किसी को दिक्कत? एनीबॉडी? कोई नहीं, किसी को दिक्कत नहीं है? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़े। ग्राफ एक बार फिर से सर, ग्राफ एक बार फिर से सर। ये ग्राफ नहीं समझ में आया? इसमें सिंपली ग्राफ में क्या बताया गया है, हमको एक चीज़ बताना है कि टेम्परेचर के बढ़ने से, टेम्परेचर के बढ़ने से मॉलिक्यूल में क्या क्या चेंजेज आएगा। किसी को पता है? टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं हम लोग, टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर के बढ़ने से क्या क्या चीज़ होता है तुम लोगों को पता है? मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है। अगर तुमको हम अभी 1 करोड़ रुपया दे दिए तो तू घर में रहेगा? फतवा में तो नहीं रहेगा, ये बताओ। अगर 1 करोड़ रुपया हम लोग को मिल जाए तो हम लोग का बॉडी का कितना एनर्जी बढ़ जाएगा, है ना? तो वेलोसिटी बढ़ जाएगा। वेरी गुड, वेलोसिटी बढ़ जाएगा तो वो मॉलिक्यूल वहाँ पे नहीं रुकेगा, और स्पेशली तब नहीं रुकेगा जब आपका पेरेंट के साथ, मान लीजिए पेरेंट्स हैं अधिशोषक और तुम है अधिशोष्य, अगर पेरेंट्स और बच्चे के बीच नहीं बन रहा है, किसी कारण लेकर हमेशा लड़ाई झगड़ा होते रहता है, और तुमको 1 करोड़ रुपया मिल गया,
तो तुम घर से तुम्हारा जो भागने का मतलब बोले हम लोग भागने का टेंडेंसी जो है वो 3 गुना 4 गुना बढ़ जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे फिजिकल एडजस्टमेंट उसी तरह का है। इसमें पेरेंट्स और जो उसका बच्चा है, पेरेंट्स और उसका बच्चा मतलब अधिशोषक और अधिशोष्य, एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट, ये दोनों के बीच में उतना बढ़िया रिलेशनशिप नहीं है। इतना समझ में आया कि नहीं आया? 10 लाख मम्मी पापा के लिए भी छोड़ देगी। अच्छा ठीक है। अरे यार तुम मम्मी पापा का तलाक नहीं करो ना, अभी तुमको बोल रहे थे हाँ मम्मी पापा के बीच में नहीं लाना। ये बात समझाने के लिए जस्ट था। तो ये उसी तरह का बॉन्ड है ना, पापा और बेटे के बीच अच्छा रिलेशनशिप नहीं है, दैट इज अ फिजिकल एडिशन, भौतिक अधिशोषण। यहाँ पे पापा और बेटे के बीच बहुत बढ़िया रिलेशनशिप है, लेकिन ये बॉन्ड कब बनेगा, पापा और उसके बेटे के बीच बंधन कब अच्छा बनेगा, जब दोनों में क्या हो, विश्वास की भावना हो। तो वही विश्वास एक्टिवेशन एनर्जी का काम कर रहा है ना। वो विश्वास कब बनेगा, तो यही चीज़ बोल रहे हैं यहाँ पे। एक्टिवेशन एनर्जी अगर मॉलिक्यूल को मिल जाए, एक बार वो केमिकल बॉन्ड बना देगा, तो केमिकल बॉन्ड बनाने के बाद, केमिकल बॉन्ड जब बन जाएगा तो उसके बाद अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो उस केस में फिर ये डाउनफॉल, फिर ये भागने का टेंडेंसी रखता है ना। शुरू में इसको चाहिए होता है टेम्परेचर, इसको जरूरत है, क्यों, उस केमिकल बॉन्ड को बनाने के लिए, उस स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को बनाने के लिए वो एनर्जी इसको चाहिए, तभी जाकर बॉन्ड बनेगा। इतना तो समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सबको समझ में आ गया इतना दूर? यस और नो जल्दी बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है यस और नो। आ गया समझ में सबको? हाँ सर आगे बताइए तब। ओके आगे बताते हैं। अब हम लोग कहाँ जा रहे थे? हम लोग बात कर रहे थे कि अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या होंगे। तुम लोग बताओ। सरफेस एरिया हो सकता है क्या? बताओ तो, लिखते जा रहे हैं हम। पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका कोई रोल होगा क्या? बताओ, पृष्ठीय क्षेत्रफल का कोई रोल होगा? सरफेस एरिया बढ़ाने से एडजॉर्प्शन बढ़ सकता है क्या? सरफेस एरिया अगर बढ़ा दिए तो एडजॉर्प्शन बढ़ेगा क्या, अधिशोषण बढ़ेगा क्या? जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ज़्यादा होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा। जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ज़्यादा होगा। तो पहला तो कारक यही तुम ही बता दियो, है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल। जैसे सिंपली हम लोग एक चीज़ वहाँ पे भी एग्जांपल दिए थे कि अगर कोई आयरन का टुकड़ा है, ये आयरन का टुकड़ा है, टुकड़ा नहीं, टुकड़ा, हाँ टुकड़ा है ना, आयरन का टुकड़ा है, और एक आयरन का पाउडर है, आयरन का पाउडर है, आयरन का ये पाउडर है। अगर यहाँ पे HCl डालेंगे और यहाँ पे HCl डालेंगे तो हम लोग जानते हैं ना ये वाला रिएक्शन फास्ट होता है, ये वाला रिएक्शन फास्ट, ये रिएक्शन फास्ट होता है, ये रिएक्शन स्लो होता है ना। क्यों? क्योंकि इसका सरफेस एरिया कम है, इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है। सिंपल सा वो चाय वाला एग्जांपल है ना, चाय कप पे पीते हैं तो हम लोग को ज़्यादा टाइम लगता है, उसी को बड़का थाली में बिछा दिए तो ऐसे करके पी लेना है हाँ तुरंत हो जाएगा होगा कि नहीं होगा? तो सरफेस एरिया बढ़ाने से बढ़ेगा। दूसरा फैक्टर क्या बोल सकते हैं हम? दूसरा अगर फैक्टर बोलेंगे तो क्या बोल सकते हैं हम लोग? दाब का कोई रोल होगा क्या? प्रेशर, प्रेशर का बताओ। और इस प्रेशर से ही रिलेटेड हम लोग को पढ़ना है आगे, है ना। इसी अधिशोषण का एक पढ़ना है, ग्राफ भी पढ़ना है, और एक इक्वेशन पढ़ना है जिसको फ्रीओनलिक एडजॉर्प्शंस आइसोथर्म बोलते हैं। बताओ, प्रेशर का कोई रोल होगा? प्रेशर बढ़ाने से अधिशोषण बढ़ सकता है क्या? सोच के बताइए, जितने भी बच्चे हैं सोच के बताना है कि अगर प्रेशर हम बढ़ाएंगे तो अधिशोषण बढ़ेगा या घटेगा, है ना। तो इसका एक ग्राफ बना देते हैं इस तरह से। इधर लिखते हैं हम अधिशोषण, और इधर लिखते हैं प्रेशर। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसको समझना है। अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो इनिशियली क्या होगा, अधिशोषण बढ़ता है इस तरह से। कब, क्यों बढ़ता है, उसके पीछे कहानी है। देखो, ये मेरा हो गया कोई धातु का सतह ले लो, मेटल का सीट है, मेटल का सीट है, धातु का
हम लोग ले लिए, एक सीट ले लिए हैं। इस पे शुरू में सारा एरिया खाली है ना, देखो तो अभी तो सारा एरिया खाली है। तो इस पे शुरू में जब एरिया खाली है तो गैसेस आके जल्दी जल्दी चिपक जाएगा, क्योंकि पूरा का पूरा एरिया क्या है, खाली है। तो अगर इसमें प्रेशर बढ़ाएंगे तो और जल्दी चिपकेगा, प्रेशर अगर बढ़ाएंगे तो और जल्दी चिपकेगा, चिपकेगा कि नहीं चिपकेगा। लेकिन जैसे जैसे इसका फिर मान लो क्या होता है, ये कलर ले लेते हम लोग, ठीक, ये कलर लिए, ये मान लो जगह धीरे धीरे फूल होते जा रहा है, ये जगह फूल होते जा रहा है, भरते जा रहा है, भरते जा रहा है ना। अब प्रेशर अगर बढ़ाएंगे तो ग्राफ कुछ इस तरह से जाएगा, और फिर अगर प्रेशर डालते हैं, इसके बाद अगर प्रेशर डालते हैं हम लोग, इसको हम लोग दूसरा पेन से दिखाते हैं। अब अगर प्रेशर डालें हम लोग तो उस केस में क्या होगा, अब तो मान लीजिए कि बहुत कम जगह बच रहा है ना। तो इसके बाद अब गैस का मॉलिक्यूल के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ ही नहीं रहा है, यानी चिपकना बंद हो जाएगा, यानी अधिशोषण का जो फेनोमेनन है वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, इस टाइप से हो जाएगा। तो जिस प्रेशर के बाद, सुनना ध्यान से, जिस दाब के बाद गैस का मॉलिक्यूल आके चिपकना बंद हो जाए, ये वाला प्रेशर है ना, इसके बाद देखो कुछ नहीं हो रहा है। अब कितनों भी प्रेशर दे रहे हैं, गैस के मॉलिक्यूल आके चिपक नहीं रहे हैं सरफेस पे, तो उस प्रेशर, उस वो वाला जो प्रेशर होगा उसको हम लोग बोलते हैं सेचुरेटेड प्रेशर। क्या बोलते हैं हम लोग, सेचुरेटेड प्रेशर, मतलब संतृप्त दाब। क्या बोलेंगे, कौन सा दाब बोलेंगे, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, संतृप्त दाब। मतलब दाब का यहाँ पे रोल है, जब प्रेशर कम था तो गैस का मॉलिक्यूल मतलब चिपक रहा था, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ा गैस का मॉलिक्यूल चिपक रहा था। लेकिन एक ऐसा टाइम आया कि चूंकि सारा एरिया इसका फिल्ड हो गया तो गैस का चिपकना क्या हो गया, कम हो गया, है ना। तो गैस का चिपकना जब कम हो गया तो इसका लाइन कैसा बनने लगा, स्ट्रेट लाइन बनने लगा। तो ये वाला जो प्रेशर का यहाँ रेंज है, इसी को कौन सा दाब बोलते हैं हम लोग, संतृप्त दाब बोलते हैं। संतृप्त दाब के बाद अधिशोषण थोड़ा सा कांस्टेंट हो गया, ठीक। शुरू में इसी चीज को हम लोग आगे x/m करके एक आएगा, यहाँ पे x क्या है, इसको बोलते हैं हम लोग अधिशोष्य। क्या बोलेंगे, अधिशोष्य की मात्रा। और m क्या है, अधिशोषक की मात्रा। और ये दोनों का अगर रेशियो बोलेंगे, x/m अगर बराबर बोलेंगे, x/m बराबर क्या होगा, तो ये अधिशोषण होगा, यही वाला चीज अधिशोषण होगा। ये समझ में आया कि नहीं आया, इतना दूर समझ में आया, समझ में आया कि नहीं, जल्दी से बताना है, कमेंट करके बताइए। जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ज़्यादा होगा, ये तो हो गया। दाब बढ़ाने से घटेगा, हाँ, दाब बढ़ाने से घटेगा, शुरू में बढ़ेगा लेकिन फिर घटेगा, ऐसे बोलना है। शुरू में बढ़ेगा क्योंकि शुरू में एरिया क्या था, खाली था, आगे जल्दी ले आके चिपकेगा। जैसे जैसे एरिया फुल होते जाएगा फिर क्या होगा, कम चिपकेगा, फिर एक के बाद क्या होगा, उसके बाद नहीं बढ़ेगा। सर सब बाउंस कर रहा है, गया सब बाउंस कर गया, वेरी गुड वेरी गुड। फिर से बताइए, यस सर कुछ नहीं आया, यस सर कुछ नहीं आया। प्रेशर वाला क्या नहीं, प्रेशर वाला बता दें, फिर से बता दें, फिर से बताएं। देखो फिर से समझना इस चीज़ को, है ना। ये इतना तरह का हम लोग जो लाल पीला ब्लू हरा जो यहाँ किए हैं शुरू वाला मॉलिक्यूल जो ये सादा वाला था, शुरू वाला मॉलिक्यूल कौन सा था, सादा वाला। शुरू में एरिया खाली था, शुरू में एरिया खाली था। चलो इसको फिर से समझने की कोशिश करते हैं। मान लो ये कोई अधिशोषक है, क्या है ये, अधिशोषक। ये क्या है बोलो, अधिशोषक है, ठीक। इनिशियली ये एकदम फ्रेश है, इस पर कोई गैस मॉलिक्यूल आके नहीं चिपका है। अब मान लो इसमें हम लोग कोई एक, इसको कोई कंटेनर में रख दिए हम लोग, और यहाँ पे इसके बीच में बहुत सारा गैस का पार्टिकल है। यहाँ पे एगो हम लोग क्या लगा दिए, फ्रैक्शनलेस पिस्टन लगा दिए। कौन सा पिस्टन लगा दिए, फ्रैक्शनलेस पिस्टन लगा दिए। कौन सा लगा दिए, फ्रैक्शनलेस पिस्टन, समझ में आता है ना।
फ्रिक्शन रहित पिस्टन लगाती है। अब इसका अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो गैस का मॉलिक्यूल ज़्यादा कांटेक्ट में आएगा ना शुरू में, तो गैस का मॉलिक्यूल जब ज़्यादा कांटेक्ट में आएगा तो इसके गैस का मॉलिक्यूल आगे यहाँ चिपकेंगे ना, इस तरह से यहाँ के चिपका, मान लो ये गैस का मॉलिक्यूल आगे चिपक रहा है, तो शुरू में प्रेशर बढ़ाया है तो चिपकना ज़्यादा हुआ कि कम हुआ? सो पहले बताओ। इनिशियली शुरुआत में चूंकि सरफेस इसका पूरा नीट एंड क्लीन था तो चिपका कि नहीं चिपका? सो पहले बताओ, तनु बताना है। शुरू में क्या होगा, इनिशियली क्या होगा? प्रेशर बढ़ाने से एडजॉर्प्शन अधिशोषण ज़्यादा होगा या कम होगा? शुरुआत में ज़्यादा होगा, शुरुआत में ज़्यादा होगा। शुरुआत में x/m जो होगा, जिसको हम लोग अधिशोषण बोल रहे हैं, ये क्या होगा? ज़्यादा होगा शुरुआत में, इनिशियली है ना, इनिशियली माने प्रारंभ में ये ज़्यादा होगा। फिर एगो मध्यावस्था आएगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। मिस्टर रवि सिंह चिपकेगा, ठीक है, वेरी गुड। तनु को नहीं बोल रही है, तनु को समझ में आया कि नहीं आया? अधिक होगा, ठीक है, ठीक है। तनु तुमको समझ में नहीं आया? अगर हम लोग प्रेशर बढ़ाएंगे तो गैसेस का और ज़्यादा सांद्रता बढ़ेगा ना, माने जल्दी कांटेक्ट में आएगा ना, तो कांटेक्ट में आएगा तो शुरुआत में ही बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? यस सर। अच्छा चलो, जंग जीत ली तुम, ठीक है। फिर जैसे जैसे मान लो ये चिपकता गया तो चिपकते जाने के बाद इसका एरिया तो बाहर वाला सरफेस एरिया क्या हो गया? ये तो फील्ड हो गया ना, इसके मॉलिक्यूल तो पूरा मतलब धीरे धीरे बढ़ने लगे। अब जब ये पूरा एरिया जब फील्ड हो जाएगा, पूरा भर जाएगा, उसके बाद तुम और प्रेशर बढ़ाते जा रहे हो, तो जब जगह ही नहीं है तो चिपकेगा क्या आगे? बोलो, चिपकेगा? नो, ओनली 12th। यस सर, अधिक होगा। बोलो, जब जगह खत्म हो गया तो गैस के मॉलिक्यूल आके चिपकेंगे। अगर कुछ चिपकेंगे भी तो इसके साथ ना चिपकेंगे, आके इस गैस के मॉलिक्यूल के साथ इसके चिपक रहा है, तो ये अधिशोषण हम लोग नहीं बोल सकते, ये तो मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर हो गया, ये भौतिक अधिशोषण हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? घटेगा। जैसे जैसे एरिया पूरा फील्ड हो गया, जैसे पाउडर लगा लिए हम यहाँ पे, पूरा पाउडर लगा लिए, ये पूरा हाथ मेरा गोरा हो गया, इसके बाद फिर से पाउडर ला के लगाएंगे, तो एक बार जब वो पाउडर लग चुका है और पाउडर लगाएंगे और पाउडर लगाएंगे, तो कितना पाउडर चढ़ेगा इस पर? क्योंकि इसका लेयर शुरू वाले पाउडर के साथ ऑलरेडी चिपक चुका है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बात? तुम आशीष सर का प्रचार करोगे? आई नो। ये क्या है भाई? कौन है यार आशीष सर? इंडिया का नंबर 1 है। अच्छा ठीक है, वेरी गुड। यस सर। तनु कहाँ गई? अब समझ में आ रहा है? तो सैचुरेटेड प्रेशर समझ में आया? एक प्रेशर का वह रेंज जब तक कि वो गैस का मॉलिक्यूल आके चिपक रहा था, उसके बाद गैस के मॉलिक्यूल भी सरेंडर कर दिया कि नहीं अब नहीं चिपकेंगे, हाथ खड़ा कर दिया, अब हम नहीं चिपकेंगे। क्यों नहीं चिपकेंगे? जगह ही नहीं है, सीट ही सारा फुल हो गया है ना। तो यही कहानी था। ओके, टकला नाम अच्छे से ले। कहाँ चल गया तनु? क्या क्या कमेंट कर रहा है? ठीक है, बहुत अच्छा बात। जिसके लिए जो टीचर है अच्छा है, जिससे समझ में आता है वही पढ़ना है ना, कोई दिक्कत नहीं। इतना तो समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रेशर का रोल हो गया, दूसरा किस चीज़ का हो गया? प्रेशर हो गया। दूसरा क्या हो गया? पहला चीज़ हम लोग देखें, क्या देखें? पहला चीज़ सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। दूसरा क्या देखें? प्रेशर। तीसरा क्या हो सकता है? रफ सरफेस हो सकता है क्या? रफ सरफेस। रफ सरफेस का मतलब अगर कोई सरफेस ऐसा है जो बहुत चिकना है, एक सरफेस ऐसा है और एक सरफेस इस टाइप का है, इस टाइप का है, हमको ये बताना है कि इस पे गैस का मॉलिक्यूल आके जल्दी चिपकेगा कि इस पे आके चिपकेगा जल्दी, जल्दी से बताना है किस जगह पे आके जल्दी चिपकेगा। मान लो हम इसका नाम दे दे रहे हैं, ये ए वाला कंटेनर है, ये बी वाला कंटेनर है, तो ए पे गैस के मॉलिक्यूल जल्दी आके चिपकेंगे कि बी पे? जल्दी से बताना है कमेंट करके। ए पे जल्दी चिपकेंगे या बी पे? जल्दी से बताना है, ए पे या बी पे? रवि सिंह, रफ वाले पे, वेरी गुड।
बी पे, ठीक है, मुस्कान बी पे है ना, यूपीएससी, ठीक, यूपीएससी मैंने मुस्कान यूपीएससी मीन्स मुस्कान, ठीक है। तनु बी पे, वेरी गुड, तनु को भी समझ में आ गया। तो ये एक फैक्टर लिख सकते हो कि नहीं रफ सरफेस पे। चौथा, तापमान, तापमान का क्या रोल है? तो अगर जनरल बोले हम लोग तो तापमान शुरू में बढ़ाएंगे जनरली, जनरली मतलब, अच्छा एक मिनट, तो सिंपली ऐसे बोल सकते हो कि टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स बाय एम, ऐसा बोल सकते हैं क्या हम? देखो तो जनरली बोल रहे हैं हम लोग कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो अधिशोषण घटेगा, ये समझ में आ रहा है? अगर तापमान बढ़ाएंगे तो अधिशोषण घट जाएगा, ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम? क्योंकि अभी हम बताए थे थोड़ा देर पहले कि तापमान बढ़ाने से क्या होता है, क्या बढ़ जाता है? यस सर, अब आपको नेम याद हो गया, हाँ सभी स्टूडेंट का, हाँ ठीक ठीक, थैंक यू थैंक यू, बहुत अच्छा। ना तनु मेरा नहीं, सीखा सीखा, तुम्हारा नाम याद है हमको। ये बताना है तापमान बढ़ाने से, तापमान बढ़ाने से एडजॉर्प्शन बढ़ेगा या घटेगा? बताओ, अधिशोषण बढ़ेगा या घटेगा? एक्स बाय एम, फिर से बताइए, एक्स बाय एम नहीं समझ में आया? जैसे हम लोग विलय और विलायक बोलते हैं ना, विलय अगर विलायक चीनी अगर पानी में घुल गया तो क्या बनता है? विलियन बनता है ना, तो ये उसी तरह का विलियन है, अधिशोषण है। एक्स कौन है यहाँ पे? विलय है। एक्स कौन है? विलय, और एम कौन है? विलायक। लेकिन यहाँ विलय और विलायक को नया नाम दे दिया गया है। विलय किसको बोलते हैं हम लोग? अधिशोष्य को बोलते हैं। और विलायक किसको बोल रहे हैं? अधिशोषक को बोल रहे हैं। तो ये दोनों का जो रेशियो होगा उसको बोलते हैं हम लोग अधिशोषण की मात्रा। क्या बोलते हैं इसको? अधिशोषण की मात्रा, अधिशोषण की मात्रा। ये समझ में आया? एक्स बाय एम क्या है? अधिशोषण की मात्रा। तो अधिशोषण की मात्रा टेम्परेचर से हम लोग क्या बोलेंगे? टेम्परेचर बढ़ने से बेसिकली ये क्या होता है? घटता है। हाँ, किस केस में बढ़ेगा? शुरू वाला में बताया था, याद है? जब रासायनिक अधिशोषण होगा तो शुरू में तापमान चूंकि उसको चाहिए होता है तो उस केस में बढ़ेगा, फिर लेकिन घटेगा। भौतिक अधिशोषण में तो तापमान बढ़ने के साथ गैस का मोलेकुलर साथ फरार, वही वाला करोड़ रुपये वाला कहानी है ना, करोड़ रुपया दो गायब। यस सर, बढ़ेगा। तो आपको अधिशोषण में इतना ही मेन पढ़ना है। अधिशोषण में मेनली क्या पढ़ना है आपको? रासायनिक अधिशोषण और भौतिक अधिशोषण में क्या अंतर है ये पूछता है। डिजॉर्प्शन पूछता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? शोषण बोलते हैं, विशोषण बोलते हैं। डिजॉर्प्शन को विजोषण, विशोषण, और जॉर्प्शन को क्या बोलते हैं? शोषण। मतलब भौतिक अधिशोषण, रासायनिक अधिशोषण, शोषण, विशोषण और अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक और इसमें अंतर। इस इतना टॉपिक में ये सब पूछेगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। इतना तो सबको समझ में आया? तो हाँ बोलना है या नहीं बोलना है? इतना तो सबको समझ में आ गया? हाँ, इसके आगे कल के टाइम 1 घंटा हो गया। चलिए इसके आगे कल के लिए छोड़ दें कि नेट उट बचा हुआ है, ख़त्म हो गया? नहीं तो एक फ्रेंडली वाला था तो उसको हम लोग आगे कर सकते थे। नेट बचा हुआ है या हम लोग कल करें इसको आगे? इसका ब्रीफ जल्दी से बताना कमेंट करके, आगे पढ़ना है या छोड़ दें? सब छोड़ने में तो आगे रहता है, बोल देगा सर छोड़ दीजिए देश आज़ाद हो गया यस सर, है नेट? वाह, रवि का नेट है, बता दीजिए सर, बता दीजिए। है सर नेट? वाईफाई से चलता वाईफाई से चलता है सर। किसका वाईफाई चुराई तू, अपना कि दूसरे के घर का है चलो फ्रेंडली वाला बता दीजिए, फ्रेंडली वाला बता देते हैं। वाईफाई है सर। देखो फ्रेंडली का एडजस्टेंस आइसोथर्म में क्या है ना, खाली उसका थोड़ा सा बता देते हैं। एक्स बाय एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, और यहाँ पे 1/n है। 1/n का मतलब सुन आया? अभी हम लोग प्रेशर का 3 गो केस बात की, एगो कम वाला प्रेशर, एगो मिडिल वाला प्रेशर और एगो हाईएस्ट प्रेशर। तो हाईएस्ट प्रेशर पे अधिशोषण ना के बराबर हो रहा था ना, तो वही चीज़ उसी का रिलेटेड ये दिया हुआ है। यहाँ पे 1/n का जो वैल्यू होगा वो इस तरह से रहता है, माने 0 से बड़ा और 1 से छोटा। 0 और 1 के बीच में लेना है। कितना से कितना के बीच में लेना है?
शुरू से ही मेरा गोल गोल घूम रहा है सर, बट नेट है। क्या शुरू से, क्या नहीं समझ में आ रहा है तुमको? अच्छा, नेट प्रॉब्लम है, वो तो आराम से बताया जा रहा है, इसमें तो सबको समझ आ जाना चाहिए। दीप्ति को भी कोई वाईफाई का पासवर्ड, अच्छा नेट गोल गोल घूम रहा है, अच्छा ठीक है। हम सोचे कि दिमाग गोल गोल घूम रहा है, नहीं ठीक है, नेट घूम रहा है तब ठीक है, तब तो सेफ है। इसको वीडियो रिकॉर्ड हो जा रहा है, इसको देख लेना, समझ में आ जाएगा। बहुत आराम से बताया गया है और बहुत कमज़ोर बच्चे भी इस चीज़ को समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 1/n का वैल्यू क्या बोले, 0 और 1 के बीच में लाइज करता है। इसी में क्या किया है ना, फ्रीडलिक ने क्या किया, पहले इसको हटाया है। तो हर साल की भांति इस साल भी हम लोग का कांस्टेंट क्या आएगा, k आएगा। और फिर दोनों साइड उन्होंने क्या किया है, लॉग ले लिया है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे आ गया log x/m log k अब प्लस 1/n log p। अब ये देखो तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है ना, सरल रेखीय समीकरण है ना। ई वाला y बराबर लिख सकते हैं, ये y है, ई वाला m है, ई वाला x है और ये वाला c है। कैसा स्लोप बनेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? देखो स्लोप कैसा बन रहा है, m का वैल्यू क्या है 1/n है ना, स्लोप कैसा बन रहा है, पॉजिटिव। तो बस वही है और कुछ नहीं इसमें कहानी है। ये फ्रेंडली का एडजस्टमेंट आइसोथर्म है ना। सब लोग अपने से मतलब रखें, हाँ ठीक है, आदेश मानना है, सब लोग को अपने से मतलब रखना है, दूसरे के बारे में नहीं बोलना है। log x/m बराबर क्या हो गया, log k प्लस 1/n log p। तो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। पॉजिटिव स्लोप का ग्राफ कैसे बताए थे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, इस तरह से। अच्छा इसमें इंटरसेप्ट भी है, इंटरसेप्ट है तो मतलब ये वाला y एक्सिस में क्या है, बोलो y एक्सिस में क्या है, log x/m, x एक्सिस में क्या लिए हम लोग, log p, और 1/n क्या है, स्लोप। 1/n क्या है, स्लोप। कैसा स्लोप है बताना है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, पॉजिटिव स्लोप कि नेगेटिव स्लोप। दिख रहा है यहाँ पे साइन क्या है, पॉजिटिव है ना, विथ इंटरसेप्ट, तो ऐसा जाएगा। m का वैल्यू क्या हो जाएगा, m बराबर स्लोप बराबर हम लोग कुछ पढ़े हैं, tan थीटा होता है ना, अब बराबर क्या हो जाएगा 1/n, ई वाला क्या हो जाएगा log k। तो ये बस इतना ही है, सबको समझ में आया? यस सर, नो सर? 1/n के घटने बढ़ने से कैसे पता चले चेंज होगा, बताइए। घटने बढ़ने से, 1/n के घटने और बढ़ने से। 1/n मतलब जैसे मान लो प्रेशर यहाँ पे हम लोग शुरू में 0.1 लिए, 0.1 कब आएगा, जैसे 1/10 रहा मान लो, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। 0 और 1 के बीच मतलब 0.1 हो सकता है, 0.2 हो सकता है, 0.3 हो सकता है, 0.4 कुछ भी हो सकता है ना, इस तरह से। तो शुरू में हम क्या बोले, जब प्रेशर कम था, तो शुरू में प्रेशर जब कम था तो गैस का मॉलिक्यूल कम आके चिपक रहा था। धीरे धीरे थोड़ा सा जैसे प्रेशर बढ़ा, प्रेशर बढ़ने से जब जगह खाली था तो गैस का मॉलिक्यूल ज़्यादा के चिपकने लगा। जगह जब तक खाली था, कंडीशन है वहाँ पे कंडीशन है ना। हाई प्रेशर पे ये पूरा का पूरा इंडिपेंडेंट होगा। अगर हम लोग हाई प्रेशर पे बात करते हैं, उच्च दाब पे बात करते हैं, तो ऐसा बोला जाता है कि XM जो होता है वो P के पावर में 0 चला जाता है, यानी अधिशोषण का क्वांटिटी क्या हो गया, कांस्टेंट हो जाता है हाई दाब पे, क्योंकि प्रेशर का कोई रोल ही नहीं रहता है। उच्च दाब के केस में जैसे ही तो उच्च दाब जैसे डालेंगे ना हम लोग, उच्च दाब डालेंगे तो पहले से तो दाब शुरू में चिपकते गया आके मॉलिक्यूल। दाब शुरू से, दाब जैसे मान लो 0.1 होगा, फिर 0.2 होगा, तो दाब हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं ना, तो दाब बढ़ाने से गैस का मॉलिक्यूल तो चिपकते जा रहा है। गैस का मॉलिक्यूल आकर शुरू में यहाँ चिपकते जा रहा है, तो जगह तो सब खत्म होते जा रहा है ना। फिर तुम कितनों दाब लगा देंगे, कितनों दाब लगाने से अधिशोषण पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हाई दाब पे क्या बोलते हैं हम लोग, इसका वैल्यू 0 हो जाता है। ठीक, ओके सर, एक ही ग्राफ बताइएगा। थोड़ा थोड़ा नहीं समझ में आया, थोड़ा थोड़ा नहीं समझ में आ रहा है, उसको फिर से एक बार नोट्स वाला कॉपी फिर से देखना। हाँ, एक ही ग्राफ बनेगा, एक ही ग्राफ बनाना है। देखो टेम्परेचर वाला ग्राफ है, तो टेम्परेचर वाला ग्राफ में क्या करना है, टेम्परेचर वाला ग्राफ में इस तरह से पूछता है, जैसे 2-3 को बना दिया,
इस टाइप से बना दिया। यहाँ पे लिख देता है x/m, ये क्वेश्चन भी है, x/m दे दिया, यहाँ पे प्रेशर दे देगा। अब मान लो तुमको 3 को टेम्परेचर देगा या ऐसे दे देगा A, B, C। अब मान लो टेम्परेचर यहाँ पे दे रहा है, टेम्परेचर मान लो दिया 195 केल्विन, 205 केल्विन, 210 केल्विन। तो इसमें बोलेगा A, B, C कौन कौन वाला है, मतलब ई वाला चीज, ये ग्राफ किस चीज को शो कर रहा है, तो ये सबसे ज्यादा अधिशोषण को दिखा रहा है। ई वाला ग्राफ में मिडिल को, आई वाला ग्राफ में सबसे कम अधिशोषण को दिखा रहा है। ये सबसे कम अधिशोषण, ये सबसे अधिक अधिशोषण। तो सबसे अधिक अधिशोषण किस तापमान पे होगा, 210 पे होगा कि 195 पे होगा? ये तो मिडिल वाला ये रह जाएगा 205। चल ये दोनों बताना है हमको, सबसे अधिक अधिशोषण कहाँ पे होगा, चलो कमेंट करके बताओ। 210 पे सबसे ज़्यादा होगा, हाई टेम्परेचर में सबसे ज़्यादा होगा, सोच के बताओ फिर से। हाई टेम्परेचर में सबसे ज़्यादा होगा अधिशोषण। अभी बोले हम कि तापमान बढ़ने से मॉलिक्यूल का कौन सा ऊर्जा बढ़ता है, चलिए बताओ। तापमान बढ़ेगा तो कौन सा ऊर्जा बढ़ेगा? अब आंसर आ रहा है 195 पे सबसे ज़्यादा, सबसे कम उल्टा हो गया तुम्हारा। यूथ एंड एजुकेशन, सॉरी उल्टा हो जाएगा। अच्छा उल्टा हो गया, हाँ उल्टा हो गया तो उसको सीधा करना है। हम बताए थे कि अधिक तापमान होगा तो अधिक तापमान जब अधिक होगा, टेम्परेचर जब ज़्यादा होगा तो मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा, तो मॉलिक्यूल बैठा नहीं रहेगा। तो बैठने के ही जब बैठा रहेगा तो उसी को तो अधिशोषण बोल रहे हैं हम। जब वो काइनेटिक एनर्जी बढ़ा तो मतलब वो भाग गया ना, भागेगा, तो भागेगा माने अधिशोषण क्या होगा, कम हो जाएगा ना। सिंपल सा चीज़ है। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ने से मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल भागेगा, तो भागेगा तो अधिशोषण क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। टेम्परेचर जितना कम रहेगा उतना वो बैठे रहेगा, क्योंकि हम लोग ये चीज़ भी पढ़े हैं ना, सॉलिड स्टेट में पढ़े हैं ना, ठोस अवस्था में। ठोस अवस्था में क्या पढ़े हैं कि अगर टेम्परेचर कम रहता है, टेम्परेचर जितना कम होगा उतना वो मॉलिक्यूल में एनर्जी कम होगा, पोटेंशियल एनर्जी उसका ज़्यादा हो जाएगा। सिंपल सा चीज़ है। पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगा तो मॉलिक्यूल में मूवमेंट कम होगा, तो चिपका रहेगा, तो बैठा रहेगा, तो अधिशोषण ज़्यादा। तो ये वाला ए वाला क्या हो जाएगा, ए का आंसर हो जाएगा 195 केल्विन और सी का हो जाएगा 210 केल्विन। तो यही दो ग्राफ रहता है। कंपटीशन में भी ये ज़्यादातर ग्राफ ये देता है टेम्परेचर वाला, तो इसको याद रखना है। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं हम लोग, है ना। जिस बच्चे को समझ में एकदम नहीं आया फिर से कमेंट बॉक्स में लिखना है क्या नहीं समझ में आया, उसको हम लोग कल के क्लास में करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट सभी को, है ना। हाँ उल्टा हो गया, यस सर, जैसे गर्मी में टेम्परेचर बढ़ने से हम लोग भागते हैं ठंडा की ओर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। जैसे टेम्परेचर बढ़ने से गर्मी में भाग जाते हैं हम लोग, है ना, बहुत अच्छा। बाय सर, ओके बाय।